बनारस। काव्या का कॉलेज। काव्या क्लास में अपना लेक्चर दे रही थी। आज काव्या ने बेबी पिंक साड़ी पहनी हुई थी। साथ ही उसने अपने बालों का एक मैसी बन बनाया हुआ था। उसकी बालों की कुछ लटें बार बार उसके चेहरे को चूम रही थी। काव्या स्टूडेंट्स को पढ़ाने में इतना बिजी थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि कब से दो जोड़ी आंखें उसे ही देख रही है। लेक्चर खत्म होने के बाद काव्या अपनी बुक्स उठाकर क्लास से बाहर आने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने खड़े विवान पर पड़ती है, जिसे वो वहां देख थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर काव्या को घाट पर हुए उसकी और विवान की बातें याद आ जाती है, जिस वजह से उसे अंदर ही अंदर एम्ब्रासमेंट फील होने लगती है। इसलिए काव्या बिना कुछ बोले विवान को इग्नोर कर उसके बगल से निकल चली जाती है। विवान को काव्या का यूं इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। फिर वो भी काव्या के पीछे चला जाता है। काव्या अपने कदम स्टाफ रूम की तरफ बढ़ा रही थी। तभी विवान पीछे से आकर काव्या का हाथ पकड़ उसे वही के एक खाली क्लासरूम में ले जाता है और रूम अंदर से बंद कर लेता है। काव्या अपना हाथ छुड़ाते हुए, ये क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। पर विवान काव्या का हाथ नहीं छोड़ता और उसकी कमर पकड़ अपने करीब खींच लेता है। खुद की नग्न कमर पर विवान का हाथ महसूस होते हुए काव्या के शरीर पर एक कट सा दौड़ जाता है। विवान और काव्या इस वक्त बेहद करीब खड़े हुए थे। दोनों की नोच आपस में रब हो रही थी। विवान वैसे ही खड़े हुए, क्या बात है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? काव्या विवान के सीने पर हाथ रख थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए, मैं कहा तुम्हें इग्नोर कर रही थी। विवान काव्या की कमर और कसते हुए, तो अभी जो थोड़ी देर पहले तुम मुझे देखकर इग्नोर कर वहां से आ गई उसका क्या? काव्या अपनी नजरें चुराते हुए, वो मुझे थोड़ा अर्जेंट काम था इसलिए जल्दी जल्दी में आना पड़ा। विवान काव्या की नोच से अपनी नोच रब करते हुए, जब इंसान को झूठ बोलना ना आता हो तो उसे झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। विवान की बातें सुन काव्या उसकी आंखों में देखने लगती है। विवान भी काव्या की आंखों में देखते हुए, मैं जानता हूँ, तुम वहां से क्यों मुझे यूं इग्नोर करके चली आई? विवान की बात सुन काव्या सवालिया नजरों से उसे देखने लगती है। विवान मुस्कुराते हुए, तुम्हें एम्ब्रेसमेंट फील हो रही थी ना, जो भी कुछ हुआ हमारे बीच घाट पर? विवान की बात सुन काव्या हल्के से अपने सिर को हाँ में हिला देती है। उसी के साथ उसके आंखों से एक आंसू गिर जाता है। विवान काव्या के आंसू पोंछते हुए, शुश डोंट क्राई, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और वैसे भी तुमने ऐसा भी कुछ नहीं किया था कि तुम्हें इस तरह से मेरे सामने रोना पड़े। काव्या अपनी नजरें चुराते हुए, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई थी, मुझे उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। विवान काव्या का चेहरा पकड़ उसे अपनी तरफ करते ही, मैंने कहा ना इतनी बड़ी बात नहीं थी, भूल जाओ। विवान मुस्कुराते हुए, अच्छा चलो मैं एक शर्त पर तुम्हें माफ करूंगा। काव्या झट से, मंजूर है। विवान हंसते हुए, इतनी जल्दी, पहले सुन तो लो कि शर्त क्या है। काव्या, मैंने कहा ना जो भी हो मुझे मंजूर है। विवान काव्या के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, तो ठीक है, आज शाम 8 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। उसके बाद ही तुम्हें मेरी शर्त पता चलेगी। काव्या मुस्कुराते हुए, डन। विवान थोड़ा झिझकते हुए, एक और विश है मेरी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ बोलिए ना। विवान अपने सिर पर हाथ फेरते हुए, वो एक्चुअली अगर मेरा मतलब है, अगर तुम चाहो तो आज शाम को ब्लैक साड़ी पहन कर आना, मुझे अच्छा लगेगा। विवान की बात सुन काव्या बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। काव्या को जाते देख विवान खुद से, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? फिर विवान खुद से ही, नहीं नहीं, ने कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर विवान भी उस क्लास से निकल जाता है। मुंबई, दोपहर का समय। नव्या सुबह से अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। तभी कमरे में तेज कदमों के साथ दक्ष आता है। नव्या जो बेड से टिककर अपना फोन चला रही थी, वो दक्ष को देखने लगती है। दक्ष भी एक नज़र नव्या को देख क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। करीब 5 मिनट बाद दक्ष अपने कपड़े चेंज कर नॉर्मल सी स्काई ब्लू टी शर्ट पहन अपने हाथ में एक फाइल लेकर वापस कमरे में आता है। दक्ष वो फाइल टेबल पर रख अपने कदम नव्या की तरफ बढ़ा देता है, जो अभी उसे देख रही थी। दक्ष नव्या के करीब जाकर उसके पास बैठते हुए, अगर इस तरह से मुझे देखोगी तो मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूंगा। दक्ष की बातें सुन नव्या अपनी नजरें दक्ष पर से हटा देती है। दक्ष नव्या के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ अपने चेहरे के करीब लाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। ये सब इतनी सडनली हुआ था कि नव्या को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। नव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, साथ ही उसकी हाथों की मुठियां कस जाती है।
20 मिनट लंबी किस करने के बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ अलग होता है। फिर उसके होंठों को अपने अंगूठे से साफ कर बड़े ही सेंशुअल आवाज में कहता है, आगे का रात में कंटिन्यू करेंगे। दक्ष की आवाज सुन नव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बस एक टक दक्ष की आंखों में देखने लगती है। फिर दक्ष बेड पर से उठ कहता है, मैं स्टडी रूम में हूँ, कुछ काम हो तो आ जाना। इतना कहकर अपनी आई विंक कर दक्ष अपनी फाइल लेकर सीटी बजाते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। नव्या बस आंखें फाड़े उसे जाते देख रही थी। नव्या खुद से, ये लड़का मुझे इतना इफेक्ट क्यों करता है। नव्या खुद से ही, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इतना बोलकर नव्या फिर से अपने फोन में गेम खेलने लगती है। दक्ष पूरे दिन स्टडी रूम में बैठकर अपना काम करता रहता है। दक्ष अभी भी अपने रूम में काम कर रहा था, तभी नव्या वहां से किचन जाने के लिए गुजरती है। तभी उसके कानों में दक्ष आवाज़ आती है, दक्ष ऑन फोन कॉल, जलाल कल रात वो शिप यहाँ से निकल जानी चाहिए। एट एनी कॉस्ट, आई डोंट वॉन्ट एनी मिस्टेक्स। नव्या अपने कान लगाकर सुनते हुए, ये कौन सी शिप की बात कर रहा है। दक्ष ऑन कॉल, वो ड्रग्स के से भी इजराइल पहुंच जाने चाहिए। नव्या अपनी आंखें फाड़े खुद से, ओ डैम, मतलब ये वही डीलिंग है जिसे रोकने के लिए मुझे बनारस से यहाँ भेजा गया था। मुझे कैसे भी करके ये शिप रोकनी होगी, ये इंडिया से बाहर नहीं जा सकती। तभी वापस से नव्या के कानों में दक्ष की आवाज़ आती है, कॉम इन बेबी गिर। दक्ष की बात सुन नव्या शॉक्ड हो जाती है। दक्ष दोबारा से, मैंने कहा अंदर आओ, मुझे अपनी बात रिपीट करना नहीं पसंद। नव्या अपनी आंखें कसकर बंद कर एक लंबी सांस लेकर दरवाजा खोल अंदर चली जाती है। दक्ष सर्द आवाज में, सिट ऑन माई लैप। नव्या एक पल कुछ सोचकर दक्ष करीब जाकर उसके गोद में पलके झुकाकर बैठ जाती है। दक्ष बिना किसी भाव के दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी बात सुन रही थी। बेबी गर्ल, इट्स बैड मैनर्स है ना, कहते हुए दक्ष नव्या के बालों को सूंघने लगता है। नव्या की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। नव्या अपने डर को छुपाते हुए, मैं तो बस किचन में जा रही थी अपने लिए काफ़ी बनाने, सोचा तुम्हें भी पूछ लूं, अगर तुम्हें भी चाहिए हो तो। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, हम, मेरी इतनी फिक्र, वजह जान सकता हूँ। नव्या दक्ष की आंखों में देखते हुए, इंसानियत के नाते पूछने आई थी, पर लगता है गलती हो गई। इतना कहकर वो दक्ष के गोद से उठने लगती है। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। दक्ष कोल्ड वॉइस में, डोंट शो मी दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। दक्ष की खतरनाक आवाज सुन एक पल के लिए नव्या भी फ्रीज हो जाती है। अगले ही पल दक्ष नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। नव्या का हाथ दक्ष के कंधों पर था और उसकी आंखें बंद हो जाती है। दक्ष एक हाथ से नव्या की कमर सहला रहा था और दूसरे हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर उसे किस कर रहा था। धीरे धीरे दक्ष की किस वाइल्ड होने लगती है। दक्ष नव्या के लोअर लिप को अपने होंठों से चूसने लगता है। दक्ष नव्या के मुंह में अपनी जीभ डालने की कोशिश करता है, पर नव्या अपना मुंह नहीं खोलती, जिस वजह से दक्ष नव्या की कमर को जोर से दबा देता है, जिससे नव्या की आह निकल जाती है और मौका पाते ही दक्ष नव्या के मुंह में अपनी जीभ डाल उसकी जीभ के साथ खेलने लगता है। ऐसे ही 20 मिनट किस करने के बाद दक्ष नव्या के कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। नव्या की टॉप की वजह से दक्ष को किस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए बिना एक पल गवाए दक्ष झट से नव्या से दूर होकर उसकी टॉप निकाल कर फेंक देता है। इसके साथ ही नव्या के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दक्ष अब नव्या को और वाइल्डली किस और बाइट करने लगता है। जिस तरह से नव्या की आह निकलने लगती है, दक्ष एक बार फिर से नव्या के होठों पर अपने होंठ रख उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां पड़े सोफे पर लेटा देता है और उसके ऊपर आकर नव्या की बेली पर किस करने लगता है। अब दक्ष के हाथ नीचे की ओर बढ़ने लगता है। तभी नव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। दक्ष अपना सिर उठाकर नव्या को देखता है। नव्या भरी आंखों से अपना सर झुकाकर कहती है, स्टॉप, इट्स ऑलरेडी पेनिंग इनसाइड। नव्या की बात सुन दक्ष ऊपर आकर नव्या के होंठों पर एक लाइट किस कर उस पर से उठ जाता है। फिर नव्या भी सोफे पर से उठकर वहां पड़ी अपनी टॉप पहनकर बिना एक पल गवाए वहां से निकल जाती है। नव्या के जाने के बाद दक्ष सिगरेट जलाकर उसे पीने लगता है। दक्ष की आंखों में एक अलग शांति दिखाई दे रही थी जिसे समझ पाना मुश्किल था। नव्या स्टडी रूम से निकल सीधा अपने कमरे में आकर बाथरूम में घुस जाती है और मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगती है। नव्या रोते हुए खुद से, आई हेट यू मिस्टर दक्ष सिंघानिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे खुद से नफरत होने लगी है।
जब जब तुम मुझे छूते हो तब तब मुझे खुद से घिन आने लगती है। नव्या की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। फिर नव्या शॉवर के नीचे खड़ी होकर खुद को रगड़ने लगती है और रोते रोते कहती है, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी नहीं। थोड़ी देर बाद नव्या बाथरोब पहनकर कमरे में आती है और सीधा क्लोजेट रूम में जाकर कपड़े पहनकर वापस मिरर के सामने खड़ी होते हुए नव्या खुद को देखते हुए, तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। आई प्रॉमिस यू मिस्टर दक्ष सिंघानिया, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगी। आई प्रॉमिस टू यू। फिर नव्या कबर्ड में जाकर जो फोन उसने छुपाया था वो फोन निकाल किसी को कॉल करती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वापस वो फोन कबर्ड में छुपा कर नीचे किचन में खुद के लिए कॉफी लेने चली जाती है। बनारस। विवान एकदम 8 बजे काव्या के घर के सामने अपनी कार रोकता है। काव्या जो अपने कमरे में तैयार हो रही थी वो गाड़ी की आवाज़ सुन अपने कमरे के विंडो से बाहर देखने लगती है। उसे बाहर विवान की कार खड़ी नजर आती है। काव्या फिर से फटाफट मिरर के सामने जाकर अपना टचअप कंप्लीट करती है। तभी उसके कानों में डोर बेल की आवाज़ आती है। काव्या नीचे जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर विवान ही खड़ा हुआ था। विवान जैसे ही काव्या को देखता है वो उसकी खूबसूरती में कहीं गुम हो जाता है। काव्या ने विवान के कहे अनुसार ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही अपने बालों का कल किया हुआ था। काव्या की सफ़ेद कमर ब्लैक साड़ी में खुलकर दिख रही थी। स्लीवलेस ब्लाउज। विवान की नज़रें काव्या पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही हाल काव्या का था, वो भी बस एक टक विवान को देखे जा रही थी। विवान ने फॉर्मल ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसकी मस्कुलर बॉडी उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी विवान का फ़ोन रिंग करता है और दोनों का ध्यान टूटता है। काव्या अपनी नज़रें फेर लेती है। विवान अपना फ़ोन आंसर कर 2 मिनट बाद कट कर देता है। विवान काव्या को देखते हुए अंडरस्को ब्यूटीफुल। काव्या शर्माते हुए अंडरस्को थैंक्स। विवान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अंडरस्को चले। काव्या भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ विवान के हाथ में रख देती है। फिर दोनों कार की तरफ चल देते हैं। विवान कार का गेट खोल पहले काव्या को बैठाता है, बाद में दूसरी तरफ जाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विवान अपनी कार रोकता है और कार का गेट खोल काव्या की साइड जाकर उसकी तरफ का गेट खोल अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। काव्या भी स्माइल करते हुए अंडरस्को विवान का हाथ पकड़कर से उतर जाती है। फिर विवान अपने जेब से एक ब्लाइंड फोल्ड निकल काव्या के आंखों पर बांध देता है। काव्या अपनी आंखों को टच कर अंडरस्को ये क्या है विवान? विवान ब्लाइंड फोल्ड बांध कर अंडरस्को सरप्राइज है। अब कोई सवाल नहीं, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। काव्या भी बिना कुछ कहे विवान का हाथ पकड़ लेती है। विवान काव्या का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाता है। करीब 10 मिनट चलने के बाद विवान रुकता है और पलटकर काव्या के आंखों पर बंधी पट्टी खोलने लगता है। काव्या जैसे ही अपनी आंखें खोल सामने का नज़ारा देखती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसके सामने एक खूबसूरत झील थी, साथ ही उस झील के किनारे एक टेबल और एक टेंट लगा हुआ था। टेबल को रेड रोजेस से सजाया हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। काव्या बिना पलके झपकाए सामने का नज़ारा देख रही थी। विवान काव्या के एक्सप्रेशन को देखते हुए अंडरस्को कैसा लगा मेरा सरप्राइज? काव्या विवान की तरफ मुड़ उसे गले लगाते हुए कहती है, अंडरस्को बहुत खूबसूरत है, मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा। काव्या इस वक्त काफ़ी खुश थी। वही विवान काव्या के इस तरह गले लगाने से बेचैन हो रहा था। उसे काव्या का खुद के करीब आना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी काव्या को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। तभी वो झट से विवान से अलग हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, अंडरस्को आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई। विवान उसके होंठों पर अपनी उंगली रख कहता है, अंडरस्को आज कोई सॉरी नहीं, आज सिर्फ तुम और मैं, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। विवान के करीब आने से काव्या की सांसें अटक जाती है। वो बस अपनी पलकें झुका लेती है। फिर विवान काव्या का हाथ थाम उसे वहां बने टेबल की तरफ ले जाने लगता है। काव्या भी विवान का हाथ थामे आगे की ओर बढ़े हर रही थी। टेबल के पास पहुंच विवान काव्या को बैठा खुद दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो खुद ही काव्या की प्लेट में और खुद की प्लेट में डिनर सर्व करने लगता है। विवान को सर्व करता देख काव्या कहती है, अंडरस्को तुम रहने दो, मैं सर्व करती हूँ। विवान मुस्कुराते हुए, अंडरस्को जी नहीं, आज मैं ही सर्व करूँगा।
कहते हुए विवान डिनर सर्व कर देता है। फिर दोनों डिनर करने लगते हैं। साथ ही दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। विवान बोले जा रहा था और काव्या बस उसकी बातें सुन रही थी। उसे विवान के साथ ये समय बहुत खूबसूरत लग रहा था। वही हाल विवान का भी था। उसे इस तरह इस जगह काव्या के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी विवान कहता है, अंडस्को मैं कल वापस मुंबई जा रहा हूँ। विवान की बातें सुन काव्या के हाथ रुक जाते हैं और वो अपनी नजरें उठा विवान को देखने लगती है। काव्या विवान को देखते हुए, अंडस्को मुंबई, वो भी कल? क्यों? विवान बाइट खाते हुए, अंडस्को यहाँ जो काम करने आया था वो तो खत्म हो गया है, इसलिए जाना पड़ेगा। काम तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था, पर फिर सोचा कुछ दिन और तुम्हारे, मेरा मतलब है यहाँ बनारस में कुछ दिन और बिता लूँ, इसलिए रुक गया था, पर कल मुझे जाना होगा। विवान की बातें सुन काव्या का चेहरा जो कुछ देर पहले तक खिला हुआ था वो एकदम मुरझा जाता है। काव्या विवान की बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। काव्या को खाते देख विवान भी अपना खाना खाने लगता है। काव्या के दिल में एक टीस सी उठ रही थी और ये बात विवान ने भी नोटिस कर ली थी। दिन खत्म होने के बाद विवान अपनी जगह से उठकर काव्या के पास जाकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर पूछता है, एंड डिस्को शैल वी डांस? विवान की बात सुन काव्या एक पल कुछ सोचकर अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। विवान काव्या का हाथ पकड़ उसे रोजेस की पंखुड़ियों के ऊपर लेकर आता है। तभी गाना स्टार्ट होता है। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे। विवान अपने हाथ काव्या की कमर पर रख देता है। अपने कमर पर विवान की छूवन महसूस होते ही काव्या चिहुक उठती है। फिर काव्या अपना हाथ विवान के कंधे पर रख देती है। मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे। विवान काव्या को पलट पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर डांस करने लगता है। मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे, राम रतन धन, लगन मगन मन। विवान काव्या के बालों को एक साइड करते हुए उसके कंधे पर किस कर देता है, जिसे काव्या सिहर उठती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तन मोरा चंदन रे, उजली कोरी प्रीत प्यासक, रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे। विवान पैशनेटली काव्या के कंधों को चूम रहा था। काव्या के खुद के इतना करीब होने की वजह से विवान अपना कंट्रोल खोने लगता है। मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। काव्या भी विवान के इस कदर छूने से बेचैन हो रही थी। वो अपने होश खो चुकी थी। विवान काव्या को पलट उसके गालों पर किस कर देता है, जिसे एक साथ ही काव्या की आंखें बंद हो जाती है। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है। तू हवा दे इसे तो मेरा तन जले, जला दे रे संग जल दे रे। विवान काव्या को अपनी बाहों में उठाकर वहां लगी टेंट के अंदर ले जाता है। टेंट के अंदर ऑलरेडी एक बेड था। विवान काव्या को उसी बेड पर लिटा देता है। मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। काव्या की आंखें अभी भी बंद थी। विवान बड़े प्यार से काव्या के चेहरे को देख रहा था। विवान काव्या के ऊपर आ जाता है और काव्या की साड़ी का पल्लू हटा देता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। काव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। रास है रात में, तेरी हर बात में, रास है रात में, तेरी हर बात में। बोलो मैं क्या करूं ऐसे हालात में, हूँ मैं तेरी मलंग, तू ही मेरा नशा, चढ़ा दे रे भंग चढ़ा रे। विवान काव्या की नेक चूमते चूमते उसके कॉलरबोन पर बाइट भी करने लगता है, जिस वजह से काव्या की आह निकल जाती है, जिसे सुन विवान और भी एक्साइटेड हो जाता है। प्रेम की भंग चढ़ा रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे। मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे, राम रतन धन, लगन मगन मन, तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन, लगन मगन मन। विवान अब आगे बढ़कर काव्या के कांपते होंठों पर अपने ठंडे होंठ रख देता है और उसे बड़ी शिद्दत के साथ चूमने लगता है। काव्या अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वो बस विवान के हर एक मूव को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर किस करने के बाद काव्या भी उसका साथ देने लगती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। काव्या का हाथ विवान के बालों में उलझा हुआ था। तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन, लगन मगन मन, तन मोरा चंदन रे। विवान काव्या को पीछे पलट उसके ब्लाउज के हुक खोल देता है और उसके पीठ को चूमने लगता है। ब्लाउज का हुक खुलते ही
काव्या अपनी आंखें खोलती है और विवान को खुद पर से धक्का देकर अपनी साड़ी का पल्लू उठाकर खुद को कवर करने लगती है। यूं अचानक धक्का देने की वजह से विवान साइड में गिर जाता है, पर उसे काव्या का यूं अचानक धक्का देना कुछ समझ नहीं आता। विवान उठकर काव्या के पास जाकर बैठ जाता है और उसके चेहरे को पकड़ने के लिए डे से ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वैसे ही उसके गालों पर एक चक्कर के तमाचा पड़ जाता है। विवान का गाल एक तरफ झुका हुआ था, गुस्से से उसकी हाथों की मुठ्ठियां आपस में कस गई थी। काव्या अपनी लाल आंखों से अंडस्को, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हो। काव्या रोते हुए, अंडस्को तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें खुद के करीब आने दूंगी? तुमने मेरा फायदा उठाकर अच्छा नहीं किया। तुम कहते हो तुम प्यार करते हो मुझसे, ये होता है प्यार? इसे प्यार नहीं हवस कहते मिस्टर विवान। विवान जो कब से काव्या की बकवास सुन रहा था, डे से ही उसके कानों में काव्या की कही आखिरी बात जाती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विवान काव्या की बाह को कसकर पकड़कर, अंडस्को क्या कहा तुमने? मैंने फायदा उठाया तुम्हारा? नहीं काव्या नहीं, अगर फायदा उठाना होता तो अभी तुम ये सब कहने के लायक नहीं रहती। अगर फायदा उठाना ही रहता तो इस वक्त तुम बिना कपड़ों की मेरी बाहों में पड़ी रहती। फिर उसकी बाह से पकड़ उसे अपने करीब कर, अंडस्को हाँ हो गई, एक गलती तुम्हारे करीब आ गया। बहक गया था मैं, पर सिर्फ ने अकेले नहीं, तुम भी मेरे करीब आई थी, तुम भी मेरी छूवन को महसूस कर रही थी। पर बस अब बहुत हो गया, तुमने मेरे प्यार का मजाक बना दिया, तुमने मेरे प्यार को हवस का नाम दे दिया है। आज के बाद मैं तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आऊँगा, बहुत दूर चला जाऊँगा तुमसे, तुम्हें कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर विवान काव्या को छोड़ देता है और बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। विवान अपनी कोल्ड वॉइस में, अंडस्को अपने कपड़े ठीक करो, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर विवान टेंट से बाहर चला जाता है। विवान के जाने के बाद काव्या अपना मुंह अपने पैरों के बीच दबा के जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ विवान बाहर आकर वहां टेबल पर पड़ी सारी चीजें उठाकर जमीन पर फेंक देता है, साथ जो वहां की लाइट्स और जो भी डेकोरेशन थी उसे निकाल के तोड़ देता है। हर तरफ बस चीजें टूटी हुई बिखरी हुई थी। विवान की आंखें एकदम लाल थी, उसे रह रह कर काव्या के कहे शब्द याद आ रहे थे। विवान अपने कानों पर हाथ रख वही जमीन पर बैठ जाता है। टेंट के अंदर काव्या खुद को संभाल अपने आंसू पोंछ बेड से उठकर खड़ी होती है और अपने कपड़े ठीक कर टेंट के बाहर निकल जाती है। टेंट के बाहर आते ही बाहर का नज़ारा देख काव्या शॉक्ड हो जाती है। वो जगह जो कुछ देर पहले इतनी खूबसूरत लग रही थी, वही जगह इस वक्त टूट के बिखरी पड़ी हुई थी। वही सामने विवान जमीन पर घुटनों के बल बैठ अपने कानों पर हाथ रख एकटक चांद को देख रहा था। काव्या विवान को ऐसे देख उसके दिल में एक दर्द सा उठता है। वो बिना एक पल गवाए विवान की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुन विवान का ध्यान काव्या की तरफ जाता है। काव्या को देख विवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। विवान काव्या को देखते हुए जोर से चिल्लाता है, अंडस्को काव्या, मुंबई। रात का समय, दक्ष का कमरा। नव्या रूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी रूम में दक्ष आता है और उसकी नज़र नव्या पर पड़ती है, जिसने ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। दक्ष तो बस अपनी इंटेंस नज़रों से उसे ही देख रहा था। तभी दक्ष को एहसास होता है कि नव्या अपनी ही सोच में गुम है, तो वो नव्या के पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। यूं अचानक किसी की छून से नव्या घबरा जाती है और खुद को छुड़ाने लगती है। दक्ष नव्या के कंधे पर अपना सिर रखकर, रिलैक्स बेबी, इट्स मी। दक्ष की आवाज़ सुन नव्या शांत हो जाती है और चुपचाप वैसे ही खड़ी हो जाती है। दक्ष नव्या के बाल स्मेल करते हुए, मेरे सिवाय और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें इस तरह छू सके। नव्या अपनी आंखें बंद कर कहती है, काश ये हिम्मत तुमने भी ना की होती। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, बेबी दक्ष सिंघानिया कुछ भी कर सकता है, उसे किसी भी हिम्मत की जरूरत नहीं है। दक्ष फिर नव्या के गर्दन पर किस करने लगता है, साथ ही उसका हाथ नव्या की कमर को सहलाने लगे हैं। नव्या को अब इन सब की आदत हो चुकी थी। नव्या बिना किसी एक्सप्रेशन के वैसे ही खड़ी रहती है। दक्ष नव्या को पलट अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़ उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और नव्या को डीपली किस करने लगता है। किस के साथ साथ दक्ष नव्या के लोअर लिप को सक भी कर रहा था, साथ ही साथ उसे बाइट भी कर लेता है।
जिससे नव्या की आह निकल जाती है और मौका पाते ही दक्ष नव्या मुंह में अपनी जीभ डाल एक्सप्लोर करने लगता है। एक लॉन्ग किस के बाद दक्ष नव्या को छोड़ता है। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। दक्ष का माथा नव्या के माथे पर टिका हुआ था और वो बड़ी ही इंटेंस नजरों से नव्या की आंखों में देख रहा था। दक्ष नव्या को अपने बाहों में उठाकर बेड पर ले जाकर लिटा देता है और रूम की लाइट्स ऑफ कर डीम लाइट्स ऑन कर देता है। फिर वापस से नव्या के ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। नव्या बस एकटक सीलिंग को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसे ही थोड़ी देर किस करने के बाद दक्ष नव्या पर से उठ अपने कपड़े उतार कर नव्या के भी कपड़े उतार देता है। अब दोनों की जी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। दक्ष अपने और नव्या के ऊपर ब्लैंकेट डाल वापस से नव्या के ऊपर आकर उसके कॉलरबोन उसकी गाल हर जगह चूमने लगता है। साथ ही उसके हाथ नव्या की बॉडी को फिल कर रहे थे। वक्त के साथ साथ दक्ष और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। नव्या की गर्दन पर अपने ठंडे होंठ रख देता है, जोर से बाइट कर लेता है, जिस वजह से नव्या की चीख निकलने लगती है, जिसे सुन दक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसे नव्या चिहुन कुटती है। दक्ष नव्या के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस कर देता है। दक्ष काफी वाइल्ड था, जिस वजह से नव्या की सिसकियां तेज हो जाती है। ऐसे ही उस कमरे में दो जिस्मों की आवाजें गूंजने लगती है। बनारस। विवान डे से ही काव्या को देखता है तो उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। काव्या के पैरों में कांच का टुकड़ा घुस गया था, जिस वजह से काव्या की चीख निकल गई थी। विवान फौरन अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ा देता है। विवान काव्या के पास जाकर उसे कंधों से पकड़ लेता है। काव्या की आंखों में आंसू थे, उसके पैरों से खून निकल रहा था। विवान तुरंत ही काव्या को अपनी बाहों में उठाकर वापस से टेंट के अंदर ले जाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। फिर विवान अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और काव्या के पैरों को पकड़ उसमें लगे कांच को देखता है। फिर एक नज़र काव्या को देखता है, जो अपनी भरी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विवान नव्या के गाल सहलाते हुए, शांत हो जाओ, अब दर्द नहीं होगा। विवान काव्या की आंखों में देखते हुए ही उसके पैरों से कांच का टुकड़ा निकाल देता है, जिसे काव्या के मुंह से एक बार फिर चीख निकल जाती है। काव्या को दर्द में देख विवान जल्दी से खड़ा होकर काव्या के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। विवान काव्या को पीठ सहलाते हुए, ऐसा शांत शांत, अब बस, अब दर्द नहीं होगा। ऐसे ही काफी देर तक विवान काव्या की पीठ सहलाता रहता है। काव्या भी रोना बंद कर शांत हो जाती है। फिर विवान बाहर जाकर थोड़ी दूर खड़ी अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और काव्या के पैरों के पास बैठकर उस पर बड़े ही प्यार से पट्टी करने लगता है। काव्या दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विवान के कंधों पर अपने हाथ रख जोर से दबा देती है। विवान को काव्या के दर्द का एहसास हो रहा था। कहीं ना कहीं उसकी ही गलती की वजह से काव्या के पैरों में कांच का टुकड़ा घुस गया था। विवान एक नज़र काव्या के दर्द भरे चेहरे को देखता है और फिर से उसके घाव की ड्रेसिंग करने लगता है। काव्या भी अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल विवान को देखती है, जो बड़े ही प्यार से उसके पैरों पर पट्टी कर रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर भी वही दर्द दिख रहा था जो काव्या के चेहरे पर था। काव्या अपने मन बोली, इतना प्यार करता है ये मुझसे। एक पल में अपना गुस्सा भुलाकर मेरी केयर करने लगा। मैंने कितना कुछ नहीं कहा, थप्पड़ तक मार दिया, पर फिर भी मेरे दर्द से इसे फर्क पड़ रहा है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। तभी विवान पट्टी कर उठता है और काव्या से कहता है, आज अगर तुम चाहो तो यही आराम कर सकती हो। हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अभी काफी रात भी हो चुकी है। काव्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। उसके मन में अलग ही तूफान चल रहा था। काव्या को कोई जवाब देता ना देख विवान काव्या के कंधों को टैप कर कहता है, काव्या आर यू ओके? विवान की बात सुन काव्या अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। विवान काव्या के कंधे से अपना हाथ हटा कर कहता है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा देना। इतना कहकर विवान जाने लगता है। विवान को जाता देख काव्या उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है। विवान मुड़कर काव्या को सवालिया नजरों से देखने लगता है। काव्या विवान को देखते हुए, तुम भी यही सो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। विवान थोड़ा झिझकते हुए, मैं यहाँ कैसे? काव्या अपनी नजरें झुकाकर, मुझे माफ कर दो। विवान में गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे सोच समझ कर कहना चाहिए था। मैंने तुम्हारे प्यार को और तुम्हें दोनों को ठेस पहुंचाई है। आई एम सॉरी विवान।
विवान बिना किसी भाव के, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम सो जाओ। काव्या भरी आंखों से, प्लीज मुझे माफ कर दो विवान। विवान काव्या को बेड पर लिटाते हुए उस पर ब्लैंकेट डाल, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करन, सो जाओ तुम। इतना कहकर विवान जाने लगता है। काव्या उठकर विवान का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती है, विवान कम से कम यहाँ सो तो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। विवान एक नज़र काव्या को देख अपनी नज़रें फेर कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। काव्या रूंधे गले से, ठीक है, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर रहूंगी पूरी रात ठंड में। विवान थोड़ा गुस्से से, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, तुम्हें चोट लगी है, चुपचाप यहाँ आराम करो। काव्या बेड पर से उठने की कोशिश करते हुए, मैंने कह दिया तो कह दिया, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। ऐसा कहकर काव्या बेड से उठने लगती है। तभी उसके मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसे सुन विवान तुरंत उसे बाहों में पकड़ लेता है। विवान नाराज होते हुए, ये क्या बचपना है काव्या। काव्या अपनी मासूमियत भरी आंखों से बस विवान को देखने लगती है। उसकी आंखों में देख विवान भी शांत हो जाता है। फिर काव्या को वापस से बेड पर लिटाकर खुद भी बेड दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। दोनों के बीच बस थोड़ा ही गैप था। फिर विवान काव्या और खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और काव्या की तरफ अपनी पीठ कर कुछ दूरी बनाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या भी एक नज़र विवान को देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद विवान को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में आज जो कुछ भी हुआ था बस वही चल रहा था। विवान करवट लेकर काव्या की तरफ अपना चेहरा करता है तो देखता है काव्या किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही है। सोते वक्त वो बहुत प्यारी लग रही थी। विवान का काव्या के इतने करीब होना उसे बेचैन कर रहा था। फिर वापस से विवान अपनी आंखें बंद लेता है और नींद के आगोश में चला जाता है। मुंबई, दक्ष का बेडरूम। अभी भी दक्ष खुद को सैटिस्फाइड करने में लगा हुआ था। नव्या की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, पर फिर भी दक्ष उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब नव्या का सब्र जवाब दे चुका था। नव्या सिसकते हुए कहती है, दक्ष भी प्लीज स्टॉप। नव्या की लड़खड़ती आवाज सुन दक्ष रुक जाता है और नव्या के चेहरे को देखता है, जो पूरी तरीके से पसीने से लथपथ था। उसका पूरा फेस रेड हो गया था। फिर दक्ष न चाहते हुए भी नव्या के होंठों पर एक लाइट किस कर देता है। दक्ष नव्या के होंठों पर बाइट भी कर देता है, जिससे नव्या की हल्की सी आह निकल जाती है। दक्ष नव्या के बगल में लेट जाता है। नव्या खुद की सांसें कंट्रोल कर एक टक सीलिंग घूर रही थी। फिर दक्ष नव्या को कसकर बाहों में भरता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नव्या भी काफी थक गई थी, इसलिए वो भी वैसे ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, बनारस। सुबह जब काव्या की आंख खुलती है तो वो पाती है कि वो विवान के बेहद करीब उसके सीने से लगी हुए है। विवान का एक हाथ काव्या की नेक कमर पर है और दूसरा काव्या के सिर के नीचे। वही काव्या का भी एक हाथ विवान के सीने में था और दूसरा उसके कमर पर। तभी काव्या की नज़र विवान के चेहरे पर जाती है, जिस पर काव्या की साड़ी का पल्लू था। काव्या धीरे से अपना पल्लू विवान के फेस से हटाती है और एक नज़र विवान को देखने के बाद धीरे धीरे विवान से दूर होने लगती है। काव्या जैसे ही अपने कमर से विवान का हाथ हटाने लगती है, वैसे ही विवान नींद में काव्या को और कसकर अपनी बाहों में समेट लेता है। काव्या पूरी तरीके से विवान की बाहों में सिमटी हुई थी। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। मुंबई, रात का समय। दक्ष का कमरा। नव्या रूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी रूम में दक्ष आता है और उसकी नज़र नव्या पर पड़ती है, जिसने ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। दक्ष तो बस अपनी इंटेंस नज़रों से उसे ही देख रहा था। तभी दक्ष को एहसास होता है कि नव्या अपनी ही सोच में गुम है, तो वो नव्या के पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। यूं अचानक किसी की छून से नव्या घबरा जाती है और खुद को छुड़ाने लगती है। दक्ष नव्या के कंधे पर अपना सिर रखकर, रिलैक्स बेबी, इट्स मी। दक्ष की आवाज़ सुन नव्या शांत हो जाती है और चुपचाप वैसे ही खड़ी हो जाती है। दक्ष नव्या के बाल स्मेल करते हुए, मेरे सिवाय और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें इस तरह छू सके। नव्या अपनी आंखें बंद कर कहती है, काश ये हिम्मत तुमने भी ना की होती। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, बेबी दक्ष सिंघानिया कुछ भी कर सकता है, उसे किसी भी हिम्मत की जरूरत नहीं है।
दक्ष फिर नव्या के गर्दन पर किस करने लगता है, साथ ही उसका हाथ नव्या की कमर को सहलाने लगे हैं। नव्या को अब इन सब की आदत हो चुकी थी। नव्या बिना किसी एक्सप्रेशन के वैसे ही खड़ी रहती है। दक्ष नव्या को पलट अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़ उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और नव्या को डीपली किस करने लगता है। किस के साथ साथ दक्ष नव्या के लोअर लिप को सक भी कर रहा था, साथ ही साथ उसे बाइट भी कर लेता है, जिससे नव्या की आह निकल जाती है और मौका पाते ही दक्ष नव्या मुंह में अपनी जीभ डाल एक्सप्लोर करने लगता है। एक लॉन्ग किस के बाद दक्ष नव्या को छोड़ता है। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। दक्ष का माथा नव्या के माथे पर टिका हुआ था और वो बड़ी ही इंटेंस नजरों से नव्या की आंखों में देख रहा था। दक्ष नव्या को अपने बाहों में उठाकर बेड पर ले जाकर लिटा देता है और रूम की लाइट्स ऑफ कर डीम लाइट्स ऑन कर देता है। फिर वापस से नव्या के ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। नव्या बस एकटक सीलिंग को देख रही थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसे ही थोड़ी देर किस करने के बाद दक्ष नव्या पर से उठ अपने कपड़े उतार कर नव्या के भी कपड़े उतार देता है। अब दोनों की जी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। दक्ष अपने और नव्या के ऊपर ब्लैंकेट डाल वापस से नव्या के ऊपर आकर उसके कॉलरबोन, उसके गाल, हर जगह चूमने लगता है। साथ ही उसके हाथ नव्या की बॉडी को फिल कर रहे थे। वक्त के साथ साथ दक्ष और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। नव्या की गर्दन पर अपने ठंडे होंठ रख देता है, जोर से बाइट कर लेता है, जिस वजह से नव्या की चीख निकलने लगती है, जिसे सुन दक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसे नव्या चिहुन उठती है। दक्ष नव्या के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस कर देता है। दक्ष काफी वाइल्ड था, जिस वजह से नव्या की सिसकियां तेज हो जाती है। ऐसे ही उस कमरे में दो जिस्मों की आवाजें गूंजने लगती है। बनारस विवान डे से ही काव्या को देखता है तो उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। काव्या के पैरों में कांच का टुकड़ा घुस गया था, जिस वजह से काव्या की चीख निकल गई थी। विवान फौरन अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ा देता है। विवान काव्या के पास जाकर उसे कंधों से पकड़ लेता है। काव्या की आंखों में आंसू थे, उसके पैरों से खून निकल रहा था। विवान तुरंत ही काव्या को अपनी बाहों में उठाकर वापस से टेंट के अंदर ले जाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। फिर विवान अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और काव्या के पैरों को पकड़ उसमें लगे कांच को देखता है। फिर एक नज़र काव्या को देखता है, जो अपनी भरी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विवान नव्या के गाल सहलाते हुए, शांत हो जाओ, अब दर्द नहीं होगा। विवान काव्या की आंखों में देखते हुए ही उसके पैरों से कांच का टुकड़ा निकाल देता है, जिसे काव्या के मुंह से एक बार फिर चीख निकल जाती है। काव्या को दर्द में देख विवान जल्दी से खड़ा होकर काव्या के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। विवान काव्या को पीठ सहलाते हुए, ऐसा शांत शांत, अब बस, अब दर्द नहीं होगा। ऐसे ही काफी देर तक विवान काव्या की पीठ सहलाता रहता है। काव्या भी रोना बंद कर शांत हो जाती है। फिर विवान बाहर जाकर थोड़ी दूर खड़ी अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और काव्या के पैरों के पास बैठकर उस पर बड़े ही प्यार से पट्टी करने लगता है। काव्या दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है, विवान के कंधों पर अपने हाथ रख जोर से दबा देती है। विवान को काव्या के दर्द का एहसास हो रहा था। कहीं ना कहीं उसकी ही गलती की वजह से काव्या के पैरों में कांच का टुकड़ा घुस गया था। विवान एक नज़र काव्या के दर्द भरे चेहरे को देखता है और फिर से उसके घाव की ड्रेसिंग करने लगता है। काव्या भी अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल विवान को देखती है, जो बड़े ही प्यार से उसके पैरों पर पट्टी कर रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर भी वही दर्द दिख रहा था जो काव्या के चेहरे पर था। काव्या अपने मन बोली, इतना प्यार करता है ये मुझसे। एक पल में अपना गुस्सा भुलाकर मेरी केयर करने लगा। मैंने कितना कुछ नहीं कहा, थप्पड़ तक मार दिया, पर फिर भी मेरे दर्द से इसे फर्क पड़ रहा है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। तभी विवान पट्टी कर उठता है और काव्या से कहता है, आज अगर तुम चाहो तो यही आराम कर सकती हो, हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, अभी काफी रात भी हो चुकी है। काव्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। उसके मन में अलग ही तूफान चल रहा था। काव्या को कोई जवाब देता ना देख विवान काव्या के कंधों को टैप कर कहता है, काव्या आर यू ओके? विवान की बात सुन काव्या अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। विवान काव्या के कंधे से अपना हाथ हटा कर कहता है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा देना। इतना कहकर विवान जाने लगता है।
विवान को जाता देख काव्या उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है। विवान मुड़कर काव्या को सवालिया नजरों से देखने लगता है। काव्या विवान को देखते हुए, तुम भी यही सो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। विवान थोड़ा झिझकते हुए, मैं यहाँ कैसे? काव्या अपनी नजरें झुकाकर, मुझे माफ कर दो। विवान में गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे सोच समझ कर कहना चाहिए था। मैंने तुम्हारे प्यार को और तुम्हें दोनों को ठेस पहुंचाई है। आई एम सॉरी विवान। विवान बिना किसी भाव के, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम सो जाओ। काव्या भरी आंखों से, प्लीज मुझे माफ कर दो विवान। विवान काव्या को बेड पर लिटाते हुए उस पर ब्लैंकेट डाल, मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करन, सो जाओ तुम। इतना कहकर विवान जाने लगता है। काव्या उठकर विवान का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती है, विवान कम से कम यहाँ सो तो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। विवान एक नज़र काव्या को देख अपनी नजरें फेर कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। काव्या रूंधे गले से, ठीक है, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर रहूंगी पूरी रात ठंड में। विवान थोड़ा गुस्से से, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, तुम्हें चोट लगी है, चुपचाप यहाँ आराम करो। काव्या बेड पर से उठने की कोशिश करते हुए, मैंने कह दिया तो कह दिया, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। ऐसा कहकर काव्या बेड से उठने लगती है। तभी उसके मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसे सुन विवान तुरंत उसे बाहों में पकड़ लेता है। विवान नाराज होते हुए, ये क्या बचपना है काव्या। काव्या अपनी मासूमियत भरी आंखों से बस विवान को देखने लगती है। उसकी आंखों में देख विवान भी शांत हो जाता है। फिर काव्या को वापस से बेड पर लिटाकर खुद भी बेड दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। दोनों के बीच बस थोड़ा ही गैप था। फिर विवान काव्या और खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और काव्या की तरफ अपनी पीठ कर कुछ दूरी बनाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या भी एक नज़र विवान को देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद विवान को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में आज जो कुछ भी हुआ था बस वही चल रहा था। विवान करवट लेकर काव्या की तरफ अपना चेहरा करता है तो देखता है काव्या किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही है। सोते वक्त वो बहुत प्यारी लग रही थी। विवान का काव्या के इतने करीब होना उसे बेचैन कर रहा था। फिर वापस से विवान अपनी आंखें बंद लेता है और नींद के आगोश में चला जाता है। मुंबई, दक्ष का बेडरूम। अभी भी दक्ष खुद को सैटिस्फाइड करने में लगा हुआ था। नव्या की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, पर फिर भी दक्ष उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब नव्या का सब्र जवाब दे चुका था। नव्या सिसकते हुए कहती है, दक्ष भी प्लीज स्टॉप। नव्या की लड़खड़ती आवाज सुन दक्ष रुक जाता है और नव्या के चेहरे को देखता है, जो पूरी तरीके से पसीने से लथपथ था। उसका पूरा फेस रेड हो गया था। फिर दक्ष न चाहते हुए भी नव्या के होंठों पर एक लाइट किस कर देता है। दक्ष नव्या के होंठों पर बाइट भी कर देता है, जिससे नव्या की हल्की सी आह निकल जाती है। दक्ष नव्या के बगल में लेट जाता है। नव्या खुद की सांसें कंट्रोल कर एक टक सीलिंग घूर रही थी। फिर दक्ष नव्या को कसकर बाहों में भरता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नव्या भी काफी थक गई थी, इसलिए वो भी वैसे ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, बनारस। सुबह जब काव्या की आंख खुलती है तो वो पाती है कि वो विवान के बेहद करीब उसके सीने से लगी हुए है। विवान का एक हाथ काव्या की नेक कमर पर है और दूसरा काव्या के सिर के नीचे। वही काव्या का भी एक हाथ विवान के सीने में था और दूसरा उसके कमर पर। तभी काव्या की नज़र विवान के चेहरे पर जाती है, जिस पर काव्या की साड़ी का पल्लू था। काव्या धीरे से अपना पल्लू विवान के फेस से हटाती है और एक नज़र विवान को देखने के बाद धीरे धीरे विवान से दूर होने लगती है। काव्या जैसे ही अपने कमर से विवान का हाथ हटाने लगती है, वैसे ही विवान नींद में काव्या को और कसकर अपनी बाहों में समेट लेता है। काव्या पूरी तरीके से विवान की बाहों में सिमटी हुई थी। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। ... अगली सुबह, दक्ष का बेडरूम। दक्ष नव्या को अपनी बाहों में जकड़े बड़े सुकून से सो रहा था। वही नव्या की आंखें खुल चुकी थी। वो वैसे ही दक्ष की बाहों में लेटे अपनी अलग ही सोच में गुम थी। नव्या दक्ष का चेहरा देखते हुए मन में कहा, आज के बाद मैं तुम्हारे इस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी और तुम्हें मिलेगी तुम्हारे गुनाहों की सजा। तुमने बहुत मासूमों की जान ली है, अब इंसाफ की बारी है मिस्टर दक्ष सिंघानिया। तुमने मुझे भी दर्द दिया है, फिजिकली और मेंटली दोनों। तुम्हारी वजह से आज मुझे अपने आप से घिन आने लगी है।
तुम वो पहले शख्स हो जिसने मुझे छुआ है और आखिरी शख्स भी तुम ही रहोगे, क्योंकि अब मेरे मन में मर्द जात के लिए इतनी नफरत भर चुकी है कि अब कभी ये दिल किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं करेगा। तभी दक्ष अपनी आंखें खोल देता है। नव्या थोड़ा सा चौंक जाती है। दक्ष एविल स्माइल करते हुए कहा, ओह कॉमन बेबी, चौंक क्यों रही हो? मैं वही हूँ जिसके साथ तुम रोज अपनी रातें गुजारती हो। उद्धरण चिन्ह। नव्या घिन भरी नजरों से दक्ष को देखते हुए कहा, रातें गुजारती नहीं हूँ। हर वो रात जब जब तुम मुझे छूते हो, उस रात में तिल तिल मरती हूँ। दक्ष नव्या के ऊपर आते हुए कहा, ठीक है, रोज रात को तिल तिल तड़पती हो, आज सुबह भी तड़पो। इतना कहकर दक्ष नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। नव्या बेजान सी वैसे ही बेड पर लेटी रहती है। थोड़ी देर ऐसे ही नव्या को चूमने के बाद दक्ष उसकी पूरी बॉडी एक्सप्लोर करने लगता है और नव्या को एक बार फिर अपने आगोश में ले लेता है, जिससे नव्या की हल्की सी आह निकल जाती है। दक्ष बहुत वाइल्डली नव्या के साथ बिहेव कर रहा था। नव्या को काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा था, क्योंकि दक्ष रात में भी हमेशा से ज्यादा वाइल्ड था और फिर अब भी वो उतना ही वाइल्ड पेश आ रहा था। पूरे कमरे में एक बार फिर से नव्या की सिसकियां गूंजने लगती है। 4 घंटे बाद दक्ष नव्या में से एक झटके में बाहर निकलता है और उस पर से उठकर साइड में लेट जाता है। नव्या का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। दक्ष नव्या को होंठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए कहा, मुझे दर्द देना इतना आसान नहीं है बेबी गर्ल, और कभी अगर मुझे दर्द देने के बारे में सोचा भी तो कल को रात और अभी जो हुआ एक बार उसे याद जरूर कर लेना। इतना कहकर दक्ष बेड पर उठकर बाथरूम में घुस जाता है। नव्या अपनी आंखें बंद कर कहा, अब जो होना है वो हो के रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। थोड़ी देर बाद दक्ष टॉवल लपेटकर बाहर आता है और एक नज़र बेड पर पड़ी नव्या को देखता है जिसकी आंखें बंद थी। उसके बाद वो क्लोजेट रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद दक्ष ब्लैक टस्किडो पहनकर बाहर आता है। नव्या ब्लैकेट से खुद को कवर कर बेड पर से उठने की कोशिश कर रही थी। तभी दक्ष उसके पास जाता है और उसका ब्लैंकेट हटाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। नव्या झल्लाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? छोड़ो मुझे, मैं खुद जा सकती हूँ। दक्ष नव्या को बाथरूम में ले जाते हुए कहा, पहली बात, अब हम दोनों के बीच में ये शर्म वाला दौर बहुत पीछे छूट चुका है। मैं तुम्हें हर जगह से देख चुका हूँ, और दूसरी बात, तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती, समझी? नव्या बिना कुछ कहे बस अपनी नजरें फेर लेती है। दक्ष नव्या को बाथटब में लेटा देता है। नव्या अभी भी अपनी नजरें फेर हुए थी। तभी उसे एहसास होता है कि दक्ष अभी भी वही खड़े हुए उसे ही घूर रहा था। नव्या अपनी नजरों से दक्ष को देखती है, जो अपने दोनों हाथों को बांधे नव्या को अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। दक्ष की नजरों का पीछा करते हुए नव्या तुरंत अपने हाथों से अपने शरीर कवर कर लेती है। नव्या की इस हरकत पर दक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है। फिर नव्या के पास जाकर उसके हाथ उसकी बॉडी से हटाकर वहां एक किस कर देता है, जिससे नव्या सिहर उठती है। फिर दक्ष अपना चेहरा ऊपर उठा नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। 10 मिनट बाद दक्ष नव्या से दूर होता है और उसके चेहरे को पकड़ कहता है, मैं जा रहा हूँ, अगर थोड़ी देर और रुक गया तो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। नव्या चिढ़ते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि यहाँ रुक जाओ, तुम खुद हो यहाँ आए हो। दक्ष सर्द आवाज में कहा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा मत करना कि मुझे वो करना पड़े जो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुमने कोई भी गलती की तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इतना कहकर दक्ष बाथरूम से बाहर निकल जाता है। नव्या सहमी नजरों से उसे जाते देख रही थी। दक्ष के जाने के नव्या खुद से कहा, इसके कहने का क्या मतलब था, और मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये मुझे वार्निंग दे के गया? कहीं इसे हमारे प्लान के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? फिर नव्या अपने सारे ख्याल झटकते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं जी सकता, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे बस अपने प्लान पर फोकस करना चाहिए और किसी पर भी नहीं। आधे घंटे बाद नव्या बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आती है और सीधा क्लोजेट रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नव्या मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। उसने आज ब्लैक टॉप विथ लेदर जैकेट साथ ही ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। अपने बालों का हाई पोनीटेल किया हुआ था, साथ ही ब्लैक बूट पहना हुआ था। नव्या खुद को मिरर में देखते हुए कहा, दक्ष सिंघनिया तैयार हो जाओ, जंग का आगाज हो चुका है। फिर नव्या अपना मुंह कवर कर रूम की बाहर निकल जाती है। नव्या छुपते छुपाते सबकी नजरों से बचकर मेन गेट तक पहुंच जाती है।
मेन गेट पर 2 गार्ड्स खड़े हुए थे। नव्या उन्हें देखकर छुप जाती है और खुद से कहती है कहा, जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो यहाँ काफी सारे गार्ड्स थे और अब सिर्फ 2 ही। फिर नव्या वापस से झांक कर देखती है, अब वो दोनों ही गार्ड्स थोड़ा आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। नव्या जमीन पर से एक पत्थर उठाकर गार्डन की तरफ फेंकती है और खुद छुप जाती है। दोनों खड़े गार्ड्स के कानों में जब उसकी आवाज जाती है तो उनमें से एक गार्डन की तरफ बढ़ जाता है और दूसरा गार्ड इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। मौका पाते ही नव्या वहां से जाने लगती है। नव्या जैसे ही विला के गेट पर पहुंचती है तभी पीछे खड़ा दूसरा गार्ड नव्या को रोकते हुए कहता है कहा, मैम रुक जाए, आप कहाँ जा रही है। उस गार्ड की आवाज सुन नव्या के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे पलटकर उसे देखने लगती है। गार्ड कहा, मैडम आप प्लीज वापस से विला के अंदर जाए, अगर बॉस पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। उस गार्ड की बात सुन नव्या धीमे कदमों से वापस अंदर की ओर जाने लगती है। नव्या को वापस अंदर जाता देख गार्ड अपना सिर नीचे कर लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नव्या उस गार्ड के हाथ से पिस्टल लेकर उसी पे पॉइंट कर कहती है कहा, दूर रहो और मुझे जाने दो। वो गार्ड आगे आते हुए कहा, मैम प्लीज समझिए, हम आपको जाने नहीं दे सकते। गार्ड को अपनी ओर आता देख नव्या अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है कहा, अगर अब तुम एक कदम भी आगे आए तो मैं तुम पर गोली चला दूंगी। गार्ड अभी नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है कहा, चला दीजिए गोली पर मैम, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। उसकी बात सुन नव्या गन अपने सिर पर रख देती है। गार्ड के कदम रुक जाते हैं। वो हड़बड़ाते हुए कहा, मैम गन नीचे कीजिए, गोली चल जाएगी। नव्या अपना एक हाथ आगे कर कहा, अगर अब तुम एक कदम भी आगे आए तो महादेव की कसम में गोली चला दूंगी। फिर एक कार की ओर इशारा करते हुए कहा, चाबी दो इस गाड़ी की। नव्या की धमकी सुन गार्ड को ना चाहते हुए भी कार की चाबी देनी पड़ती है। कर कीज मिलते ही नव्या तुरंत कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही वो गार्ड जलाल को कॉल करता है, पर जलाल इस वक्त दक्ष के साथ कुछ काम करने में बिजी था, इसलिए उसका ध्यान कॉल पर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद नव्या की कार एक गोडाउन के सामने आकर रुकती है। फिर नव्या किसी को कॉल कर कहा, मैं आ गई हूँ, यहाँ आप लोग कहाँ हैं। दूसरी तरफ से कहा, हम भी यही है, गोडाउन के अंदर पीछे की तरफ छुपे हुए हैं। पर आप श्योर तो है ना कि यही स्मगलिंग होने वाली गन्स और ड्रग्स यही है। नव्या कार से उतरते हुए कहा, यस मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने खुद दक्ष की फाइल में यहाँ का एड्रेस पढ़ा था। दूसरी तरफ से कहा, ओके तो आप भी यही आइए। इतना कहकर फोन कट हो जाता है। नव्या फोन अपने जेब में रख गन को लोड कर अंदर की तरफ जाने लगती है। तभी वहां धड़ाम की आवाज से साथ एक जोरदार धमाका होता है। बूम की आवाज के साथ ही वो गोडाउन ब्लास्ट हो जाता है और नव्या जो उसी तरफ जा रही थी वो ब्लास्ट होने की वजह से कुछ दूर जाकर गिर जाती है। नव्या के चेहरे और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। उसके सिर पर हल्की सी चोट लगी थी, साथ ही उसके घुटने पर भी चोट आई थी। नव्या गोडाउन को देखते हुए जोर से चिल्लाती है कहा, नहीं, और दूर खुद को संभाल कर खड़ी होकर गोडाउन की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी 2 मजबूत हाथ उसे पीछे कमर से उठा लेते हैं। नव्या पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसके मुंह से एक आवाज निकलती है कहा, दक्ष। जी हाँ, वो दक्ष ही था जिसने ये सब करवाया था। दक्ष इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड्स अपना सिर नीचे कर खड़े थे। दक्ष हार्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने पहले भी कहा था, मेरे सिवाय और किसी में हिम्मत नहीं जो तुम्हारे करीब आ सके। नव्या दक्ष के पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुमने फिर से बेगुनाहों की जान ले ली। मेरी पूरी टीम गोडाउन में थी। कहते हुए नव्या रोते जा रही थी। तभी दक्ष नव्या का झट से छोड़ देता है और नव्या धड़ाम करके जमीन पर गिर जाती है, जिसके साथ ही उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। दक्ष घुटने के बल बैठकर नव्या के बल कसकर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना धोखा मत देना। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की। नव्या जो अब तक बस रोए जा रही थी अब उसे और बर्दाश्त नहीं होता और वो चट करके दक्ष के गालों पर एक थप्पड़ जड़ देती है और अपनी लाल आंखों से कहती है कहा, ऐसे आए मुझ में हिम्मत। नव्या का ये रूप देख वहां खड़े दक्ष के बॉडीगार्ड्स के सिर पर पसीने छूट जाते हैं। दक्ष का सिर एक तरफ झुका हुआ था, उसकी आंखें एकदम सर्द थी। दक्ष वैसे ही अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कहा, लीव। दक्ष की सर्द आवाज सुन सारे बॉडीगार्ड्स वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दक्ष नव्या की आंखों में देखता है। नव्या दक्ष की आंखें देख अंदर तक हिल जाती है।
दक्ष नव्या के करीब आकर उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा कर अपने करीब खींच लेता है और उसका हाथ कसकर पकड़ उसके कमर से लगा देता है, जिससे नव्या के मुंह से चीख निकल जाती है। दक्ष ने उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। नव्या दक्ष से छूटते हुए कहा, दक्ष छोड़ो मुझे, इट्स हर्टिंग। नव्या की बात सुन दक्ष उसका हाथ और जोर से दबा देता है, जिससे नव्या की ओर जोर से चीख निकल जाती है, साथ ही उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। दक्ष दूसरे हाथ से नव्या के बालों पकड़ उसके चेहरे को उठा उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे जानवरों की तरफ चूमने लगता है। नव्या अपने एक हाथ से उसे दूर होने की कोशिश करने लगती है। दक्ष की किस बहुत ज्यादा ही वाइल्ड थी। वो बस नव्या के होंठों को काट रहा था, जिसकी वजह से नव्या की आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। पर मानो दक्ष के ऊपर इन सब का कोई असर ही नहीं हो रहा था। दक्ष के मुंह में अब नव्या के होंठों के खून का भी टेस्ट आने लगा था, पर वो अभी भी वैसे ही उसे किस कर रहा था। नव्या को सांस नहीं आ रही थी। वो छटपटाने लगी, तब जाकर दक्ष उसे छोड़ता है। नव्या दक्ष से छूटते ही जोर जोर से सांसें लेने लगती है और दक्ष की तरफ देखती है, जिसकी आंखें अभी भी सर्द थी। उसके चेहरे पर अभी भी बेशुमार गुस्सा था। दक्ष नव्या के गालों को जोर से दबाकर अपने दांत पीसते हुए कहता है, कहा, मैंने कहा था ना कि मुझसे धोखा मत करना, वरना पता नहीं मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ, तो अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर दक्ष नव्या को अपने कंधे पर उठा लेता है। नव्या दक्ष के पीठ पर मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पर दक्ष पर नव्या की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। दक्ष नव्या को अपने कंधों पर उठाकर अपनी कार तक लाता है और अपने एक हाथ से कार का डोर खोल नव्या को सीट पर पटक देता है, जिससे नव्या की चीख निकल जाती है। दक्ष दूसरी तरफ से जाकर कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को गाड़ी विला ले जाने को कहता है। नव्या ड्राइवर से कहा, ड्राइवर स्टॉप द कार, मुझे कहीं नहीं जाना। नव्या बस बार बार ड्राइवर को रुकने को बोल रही थी। तभी दक्ष कार का पार्टीशन ऑन कर नव्या की बाह को खींच उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। नव्या दक्ष की चेस्ट पर मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे, जाने दो, मैं वापस तुम्हारे साथ उस नर्क में नहीं जाना चाहती। दक्ष गुस्से से कहा, अब तक तुम्हारी गर्मी शांत नहीं हुई, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहते हुए दक्ष नव्या को कार में पटक खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके गले पे बाइट करने लगता है। नव्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। दक्ष नव्या के दोनों हाथ को पकड़ कहता है, कहा, और गुस्सा मत दिलाओ मुझे, क्योंकि अब ये गुस्सा तुम्हारे साथ कहीं तुम्हारे परिवार पर ना उतरे, समझी। दक्ष की बात सुन नव्या एक पल की सुन्न हो जाती है। तभी उनकी कार विला के सामने आकर रुकती है। दक्ष नव्या पर से उठकर कार से बाहर निकल नव्या का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बाहर निकलता है और उसे उसी तरह खींचते हुए विला के अंदर ले जाता है। नव्या के पैरों में काफी चोट लगी थी, जिस वजह से उसे चला नहीं जा रहा था, पर दक्ष उसे काफी मजबूती से खींच रहा था, जिस वजह से उसे दर्द हो रहा था। नव्या के पैरों से खून बहकर फर्श पर उसके पैरों के निशान बन रहे थे, पर दक्ष उसे अभी भी खींचते हुए ही ले जा रहा था। दक्ष नव्या को एक अंधेरे कमरे में लेकर आता है और उसे जमीन पर धक्का दे देता है। नव्या मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। दक्ष उसके पास आकर उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, बहुत गुस्सा भरा है इस वक्त मेरे अंदर, इसलिए जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम यहीं रहोगी और यही तुम्हारी सजा भी है। ऐसा कहकर दक्ष उसके बालों को झटक वहां से जाने लगता है। 2 कदम चलने के बाद दक्ष बिना पीछे मुड़े कहा, रात में आऊंगा अपना गुस्सा शांत करने, अगर अपने परिवार की भलाई चाहती हो तो चुपचाप कोऑपरेट करना, वरना जबरदस्ती मुझे करना आती है। ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। नव्या रोते हुए गुस्से में कहा, आज तुमने मुझे एक और वजह दे दी मिस्टर दक्ष तुमसे नफरत करने की। दक्ष सर्द आंखों से बिना पीछे मुड़े कहा, गुड, तुम्हारी नफरत ही मुझे चाहिए क्योंकि मेरा प्यार तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नव्या कड़वाहट के साथ कहा, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए भी नहीं। दक्ष बिना जवाब दिए कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर से रूम लॉक कर देता। ... नव्या उसी अंधेरे कमरे में अपने पैरों को मोड़कर उसमें सर रख के रो रही थी। थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाज़ा खुलता है। नव्या अपना सिर उठा के देखती है तो सामने उसे मरिया अपने हाथों में ट्रे लिए खड़ी नजर आती है। मरिया नव्या के पास जाकर वो ट्रे उसके सामने रख उसके पास बैठ जाती है। मरिया देखती है कि नव्या के सिर पर और हाथों पर चोट लगी थी, जिसमें से अभी भी खून बह रहा था।
मर्यादा से ही नव्या का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ती है, इससे पहले ही नव्या अपने आप को पीछे कर लेती है। नव्या कोल्ड वॉइस में कहा, आप प्लीज चली जाए यहाँ से, मुझे अकेले रहने दीजिए मेरे हाल पर। मरिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बस इतना कहती है, कहा, मैम आप प्लीज कुछ खा लीजिए। नव्या बिना किसी भाव के कहा, मुझे नहीं खाना, आप ले जाए। मरिया कहा, मैडम प्लीज खा लीजिए वरना दक्ष बाबा गुस्सा होंगे। नव्या वैसे ही कहा, उसे जो करना है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप ले जाए इस खाने का, यहाँ से मुझे नहीं खाना। मरिया फिर दे से ही कुछ कहने को अपना मुंह खोलती है, उससे पहले ही नव्या उन्हें हाथ दिखाते हुए रोकते हुए कहती है, कहा, प्लीज मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मरिया फिर बिना कुछ कहे वहां से खाने की ट्रे लेकर चली जाती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर दक्ष के अपने सामने रखे खाने को एकटक देख रहा था। तभी वहां मरिया आती है और दक्ष की नज़र उन पर और उनके हाथ पर रखे खाने को ट्रे पर जाती है, जिससे उसका गुस्सा बढ़ जाता है। दक्ष गुस्से में कहा, उसने खाना नहीं खाया। मरिया दक्ष के गुस्से को समझ बस अपना सिर ना में हिला देती है। दक्ष अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर वहां से उठकर चला जाता है। दक्ष जैसे ही रूम में एंटर होता है, उसे अपने सामने नव्या दिखाई देती है जो एकटक फ्लो को देखे जा रही थी। दक्ष गुस्से में नव्या के करीब जाता है और पीछे से उसके बाल पकड़ उसके चेहरे को पकड़ अपने सामने करते हुए कहता है, कहा, खाना क्यों नहीं खा रही तुम। नव्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। नव्या का ये रवैया दक्ष को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो नव्या को उठाकर उसे अपनी गोद में उठा रूम से बाहर निकल जाता है और सीधा अपने कमरे में लाकर अपने पैरों से रूम का दरवाज़ा बंद कर नव्या को वैसे ही बाहों में लिए बाथरूम में घुस जाता है और उसे बाथटब में पटक देता है, जिससे नव्या की आह निकल जाती है। साथ ही उसकी आंखों से एक आंसू भी लुढ़क कर गिर जाता है। दक्ष नव्या की गुस्से भरी आंखों से देखते हुए अपनी शर्ट खोलते हुए कहता है, कहा, तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती, तुम्हें मुझे अपने तरीके से समझाना होगा तो अब यही सही। इतना कहकर वो अपने सारे कपड़े उतार कर नव्या के साथ बाथटब में आ जाता है। दक्ष को अपने सामने बिना कपड़े के देख नव्या अपनी नजरें फेर लेती है, जिसे देख दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। फिर दक्ष आगे बढ़कर नव्या को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ बनारस, काव्या का घर। काव्या अपने रूम में बैठे नव्या को कॉल कर रही थी, पर उसका कॉल लग नहीं रहा था, जिस वजह से वो परेशान होकर कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। तभी उसके फ़ोन में विवान का कॉल आता है, जिसे देख वो खुश हो जाती है और कॉल रिसीव कर लेती है। विवान ऑन कॉल, कहा, लगता है मुझे ही याद कर रही थी, तभी एक ही रिंग में तुमने कॉल उठा लिया। काव्या मुस्कुराते हुए कहा, अपने आप को इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए मिस्टर विवान। विवान स्माइल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे ना सही पर मैं तुम्हें तो इम्पोर्टेंस दे सकता हूँ ना। काव्या वैसे ही स्माइल करते हुए कहा, हाँ वो तो देना पड़ेगा। विवान थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काव्या भी सीरियस होकर कहा, हाँ बोलो ना। विवान कहा, तुम्हें तो पता है ना मुझे आज वापस मुंबई जाना था, पर मैं नहीं कर पाया, इसलिए वहाँ मुंबई में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने तुम्हें वही बताने को कॉल की है। मैं 2 घंटों में मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। विवान की बातें सुन काव्या उदास हो जाती है। विवान काव्या की फीलिंग्स समझते हुए कहा, आई नो कि तुम नहीं चाहती कि मैं अभी जाऊँ, पर ट्रस्ट मी काव्या, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। काव्या बुझे मन के साथ कहा, मैं समझ सकती हूँ, काम बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। विवान स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता था तुम मेरी फीलिंग समझोगी। काव्या ऑन कॉल, कहा, हम जल्दी आना। विवान कहा, जो हुक्म मेरे सरकार। विवान की बात सुन काव्या के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। फिर दोनों कुछ देर ऐसे ही कॉल पर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। इधर मुंबई में दक्ष जैसे ही नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख किस करता है, वैसे ही नव्या को काफी दर्द होने लगता है, जिसका एहसास होते ही दक्ष नव्या से दूर होकर उसके चेहरे को देखने लगता है। दक्ष देखता है नव्या की आंखें दर्द से बंद है, तभी उसकी नज़र नव्या के हाथों पर और उसके गले पर जाती है जहां चोट के निशान थे। दक्ष उन निशानों को गौर से देखने लगता है। उसे वो निशान देख के खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि कैसे उसने नव्या की चोटों को नज़रअंदाज किया। दक्ष नव्या चेहरे को अपने हाथों में बड़े प्यार से थामते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। नव्या अपनी आंखें खोल दक्ष को देखती है, जो बड़े प्यार से उसे ही देख रहा था। नव्या उसकी आंखों ने खोते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। दक्ष नव्या के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, और कहाँ कहाँ चोट लगी है।
उसकी ये बात सुन नव्या की आंखों के किनारे फिर से भीग जाते हैं, जिसे देख दक्ष के दिल में एक टीस सी उठती है। दक्ष नव्या के आंसू पूछते हुए कहा, मैंने पूछा और कहा दर्द हो रहा है। नव्या अपनी पलकें झुकाकर धीरे से कहती है, कहा पूरी बॉडी में। नव्या को बात सुन दक्ष एक पल कुछ सोचने के बाद नव्या की जैकेट निकल उसके कपड़े निकालने लगता है, जिसे देख नव्या की आंखें हैरानी में फैल जाती है, पर वो दक्ष को कुछ भी नहीं कहती। दक्ष धीरे धीरे कर नव्या के सारे कपड़े उतार दिए थे। नव्या तो बस अपनी पलकें झुकाकर बैठी हुई थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी। दक्ष नव्या को बॉडी में देखता है जहां काफी चोट के निशान थे, जो ब्लास्ट होने की वजह से नव्या को लग गए थे। माना नव्या दूर खड़ी थी, उसके बावजूद उसे चोट आई थी। नव्या के सारे कपड़े उतारने के बाद दक्ष धीरे धीरे नव्या की चोटों को गर्म पानी से साफ करता है, जिसे दर्द की वजह से नव्या की आंखें बंद हो जाती है। साथ ही उसकी हाथों की पकड़ दक्ष के कंधों पर मजबूत हो जाती है। कुछ देर बाद नव्या की बॉडी क्लीन करने के बाद दक्ष उसे टॉवल में लपेटकर अपनी बाहों में उठाकर वापस से कमरे में ले आता है और उसे ध्यान से बेड पर बैठा देता है। उसके बाद दक्ष खुद क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद एक सिंपल सी वाइट शर्ट और पैंट पहनकर बाहर आता है। दक्ष बाहर आकर नव्या को देखता है, जो वैसे ही टॉवल लपेट बेड पर बैठ नीचे फ्लोर को देख रही थी। दक्ष एक नज़र उसे देख वहां पड़े टेबल के ड्रॉवर से फर्स्ट एड किट निकलता है और नव्या के पास जाकर बैठ जाता है। दक्ष ऑइंटमेंट निकल नव्या के नेक पर और उसके हाथ पर लगाता है। उसके बाद नव्या का टॉवल निकाल नव्या को बेड पर लिटा देता है। नव्या भी बिना कुछ बोले चुपचाप बेड पर लेट जाती है, पर इस वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी। दक्ष नव्या की कमर को देखता है, जो चोट लगने की वजह से रेड हो गए थी। दक्ष वहां एक सॉफ्ट किस करता है, जिसे नव्या की आंखें बंद हो जाती है। किस करने के बाद दक्ष नव्या की कमर में दवा लगा देता है। उसके बाद दक्ष नीचे बढ़ता है, उसकी नज़र नव्या के घुटनों पर जाती है। वो उसे भी वहां एक सॉफ्ट किस कर उस पर भी दवा लगा देता है। उसके बाद नव्या को जहां जहां चोट लगी थी वहां दक्ष उसे इसी तरह दवा लगा देता है। दक्ष के इस मूवमेंट से नव्या की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, जिस वजह से नव्या की ऊपर बॉडी मूवमेंट कर रही थी, जिसे देख दक्ष भी खुद का कंट्रोल खोने लगता है। दक्ष खुद का कंट्रोल खोता देख नव्या के ऊपर ब्लैकेट डाल खुद बाथरूम में घुस जाता है। नव्या एक नज़र दक्ष को देखती है, उसके बाद खुद धीरे से बेड पर उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र दक्ष के फ़ोन पर जाती है, जो कि वही टेबल पर रखा हुआ था। नव्या फ़ोन देखकर खुद से कहा, मुझे काव्या और आजी से बात करनी होगी, वो लोग मेरी फिक्र कर रहे होंगे और पता नहीं कहीं दक्ष ने गुस्से में उनके साथ कुछ गलत किया हो तो मुझे पता करना होगा। नव्या झट से दक्ष का फ़ोन उठा लेती है और उसे खोलने लगती है, पर दक्ष का फ़ोन लॉक था, जिस वजह से नव्या उसे खोल नहीं पा रही थी। उसके बाद भी नव्या बार बार उस लॉक को खोलने की कोशिश करती है। तभी उस फ़ोन में अलार्म बजता है, जिसे घबरा कर नव्या के हाथों से फ़ोन छूट जाता है, पर वो फ़ोन नीचे गिरे उससे पहले ही दक्ष उस फ़ोन को अपने हाथों से कैच कर लेता है। दक्ष को वहां देख नव्या की आंखें बड़ी हो जाती है। दक्ष अपनी पैनी आंखों से नव्या को घूरने लगता है। दक्ष की नज़र खुद पर फील होते ही नव्या अपनी पलकें झुका लेती है। दक्ष नव्या की बाजू को कसकर पकड़कर कहा, अब किसे कॉल करने का इरादा था, या फिर उनके साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाना था? बोलो। नव्या अपनी भरी आंखों से अपनी बाजू को देखती है, जिसे दक्ष ने गुस्से में पकड़ा हुआ था। दक्ष नव्या की भीगी आंखें देख उसे जैसे ही ये एहसास होता है कि उसने गुस्से में नव्या की चोट पर अपनी पकड़ कसी हुई है, वैसे ही वो नव्या की बाजू छोड़ देता है। दक्ष गुस्से में सुधा खड़े होकर कहा, आइंदा बिना मेरी परमिशन के मेरा फ़ोन छूने की कोशिश भी मत करना। नव्या अपनी ब्लैंकेट कसकर पकड़कर कहा, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है, उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी। दक्ष बिना किसी भाव के कहा, नहीं कर सकती तुम उनसे बात, और यही तुम्हारी पहली पनिशमेंट है। नव्या हैरानी से दक्ष को देखती है और कहती है, कहा पहली पनिशमेंट? दक्ष दूसरे साइड जाकर बेड पर लेटते हुए कहा, गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना जी, तुम्हारी सजा शुरू होती ही अब से। नव्या रोंधू आवाज में कहा, तुम मुझे कोई भी सजा दे दो, पर प्लीज एक बार मुझे अपनी फैमिली से बात करने दो, प्लीज। दक्ष अपनी आंखें बंद कर कहा, नो मीन्स नो, अब चुपचाप सो जाओ। ऐसा कहकर दक्ष नव्या का हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में खींच लेता है।
नव्या दक्ष से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे कपड़े पहने जाना है। दक्ष नव्या को अपनी बाहों में और कसते हुए कहा, चुपचाप ऐसे ही सो जाओ। मेरे सामने तुम्हें कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर अब तुम कुछ भी बोली या कुछ और करने की कोशिश भी की तो ट्रस्ट मी, चाहे तुम्हें जितना भी पेन हो रहा हो, मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा। दक्ष की बात सुन नव्या बिना कुछ कहे चुपचाप वैसे ही अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। कुछ देर बाद नव्या को देखने के बाद दक्ष भी उसे अपने आगोश में लेकर सो जाता है। बनारस। विवान भी आज वापस मुंबई चला गया था और काव्या भी अपने कामों में बिजी थी। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रात का वक्त। काव्या का घर। आज भी काव्या नव्या को कॉल करने की कोशिश कर रही थी पर आज भी उसका कॉल नहीं लग रहा था, जिस वजह से काव्या काफी परेशान थी। काव्या खुद से कहाँ गई ये लड़की, मेरा कॉल क्यों नहीं आंसर कर रही। आज ही भी बार बार नव्या के बारे में बोल रही है। मैं अब और उनसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। ऊपर से वो परसों ही वापस आ रही है। मुझे कैसे भी करके नव्या को परसों से पहले कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं अब और आज ही से झूठ नहीं बोल सकती। फिर काव्या कुछ सोचते हुए कहा, न्यूज आजी और नव्या को मेरे और विवान के बारे में भी बताना होगा, वरना उन्हें किसी और से पता चला तो उनको बहुत दुख होगा। यही सब सोचते सोचते काव्या विवान को कॉल करती है, पर विवान का फोन बंद आ रहा था। काव्या फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, अब इसका फोन भी बंद आ रहा है। एक मैं ही हूँ जो सबको कॉल कर रही हूँ, पर कोई भी मेरा कॉल आंसर नहीं कर रहा। फिर काव्या 2 बार और विवान का कॉल ट्राई करती है, पर उसके बाद भी विवान का कॉल नहीं लगता। उसके बाद काव्या फ्रस्ट्रेटेड होकर आजी को कॉल करती है और कुछ देर उनसे बात करने के बाद वो भी सो जाती है। मुंबई एयरपोर्ट। विवान एयरपोर्ट से सीधा निकल अपने विला की ओर निकल जाता है। विवान एक नज़र अपने फ़ोन को देखता है जिसने काव्या की 3 मिस कॉल थी, पर इस वक्त काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए विवान उसे कॉल बैक ना कर एक MSG कर देता है। मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। फ्लाइट डिले थी, इसलिए मेरा फ़ोन बंद था और अब काफ़ी लेट हो गया है। तुम सो जाओ, अपना ध्यान रखना, कल बात करते हैं। आई लव यू बेबी। मैसेज कर विवान अपना फ़ोन पॉकेट में रख लैपटॉप पर बैठ अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद विवान की गाड़ी एक सुंदर से विला के आगे आकर रुकती है। एक गार्ड आकर कार का डोर खोलता है। डोर खुलते ही विवान कार से उतर लंबे लंबे कदम लेकर विला के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही विवान एक नज़र पूरे हॉल में डालता है, जहाँ की लाइट्स अभी ऑफ थी। उसके बाद विवान सीढ़ियों की तरफ बढ़ अपने कमरे में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नव्या कसम साते हुए अपनी आंखें खोलती है, पर उसे कमरे में कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद नव्या एक चैन की सांस के कर बेड पर से उठकर खुद को ब्लैंकेट में कवर कर फटाक से बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद दक्ष जिम करके रूम में आता है और एक नज़र बेड पर देखता है। तभी बाथरूम का दरवाज़ खुलता है और नव्या बाथरोब पहनकर बाहर आती है और एक नज़र दक्ष को देख क्लोसेट रूम में चली जाती है। नव्या के जाने के बाद दक्ष भी बाथरूम में घुस जाता है और शॉवर लेने लगता है। करीब आधे घंटे बाद दक्ष बाथरूम से निकलता है। उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखी थी। उसके बालों से पानी गिर रहा था जो उसे और भी हॉट बना रहा था। दक्ष एक नज़र नव्या को देखता है, जिसने एक सिंपल सी वाइट कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। दक्ष नव्या को देख खुद भी क्लोजेट रूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद खुद भी चेंज कर बाहर आता है और मिरर के सामने खड़ा होकर अपने हेयर सेट करने लगता है। दक्ष नव्या को देखता है, जो रूम की विंडो से बाहर देख रही थी। दक्ष सर्द आवाज में कहा, इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना और ब्रेकफास्ट और लंच टाइम पर हो जाना चाहिए, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर दक्ष कमरे से बाहर निकल जाता है। नव्या अभी भी अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ विंडो के बाहर देखती रहती है। दक्ष नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उसके बाद 2 मैड्स आती है और उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है। दक्ष बिना मैड्स को देखे अपने कोल्ड वॉइस में कहा, मैम का खाना उनके रूम में पहुंचा देना और अगर वो खाना खाने से मना करे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। उसकी बात पर दोनों मैड्स अपना सिर झुकाकर ये सर बोल किचन में चली जाती है। दक्ष कॉफ़ी पीने लगता है। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। पीछे से कहा, दक्ष भाई। ये आवाज़ सुन दक्ष के फेस पर हल्की मुस्कान आ जाती है।
पर वो बिना कुछ रिएक्ट करे वैसे ही कॉफी पीने लगता है। तभी एक लड़का थोड़ा गुस्से में दक्ष के पास आकर उसकी बाजू वाली चेयर खिसकाकर बैठते हुए कहता है, भाई आप खुश नहीं है कि मैं आ गया हूँ? दक्ष अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, रात को तो भी आकर मुझे अभी मिल रहे हो? विवान थोड़ा हैरानी से कहा, आपको कैसे पता चला? मुझे लगा था सुबह उठते ही आपको सरप्राइज दूंगा, पर आपने पहले ही मेरा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। दक्ष मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा विला है विवान, यह मुझे से कुछ भी नहीं छुप सकता। दक्ष की बात सुन विवान अपना सिर झटक अपनी प्लेट पर नाश्ता निकलने लगता है। दक्ष विवान के लिए काफी बनाते हुए कहा, तुम तो परसों आने वाले थे। विवान अपनी नजरें चुराते हुए कहा, हाँ वो दरअसल थोड़ा काम आ गया था, जिस वजह से मुझे रुकना पड़ा। दक्ष तिरछी स्माइल करते हुए कहा, ऐसा कौन सा काम आ गया था जिस वजह से मेरे भाई को मुझसे नजरें चुरानी पड़ रही है? विवान अपनी आंखें कसकर बंद कर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, भाई मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, बहुत जल्द मैं आपको सब बता दूंगा। दक्ष काफी कप विवान को देते हुए कहा, टेक योर टाइम। दक्ष सर्द आवाज में कहा, आज वहां जाने का क्या प्लान है तुम्हारा? विवान दक्ष को देखते हुए कहा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा भाई। दक्ष विवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पर तुम्हें जाना होगा। विवान दक्ष के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी भाई, पर मैं नहीं जा सकता। आप जानते हैं मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, जिस तरह आपका नहीं है, तो मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा, और वो भी यहाँ नहीं है। जब वो आएंगे तब मैं चला जाऊंगा, और वैसे भी मैं 4 दिनों में फिर से बनारस जा रहा हूँ, वहाँ कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। दक्ष विवान की बात सुन उसे कुछ नहीं कहता। फिर दोनों अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट कर दोनों साथ में ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बनारस। काव्या सबसे पहले उठकर बात लेकर मंदिर जाती है और पूजा कर अपने लिए किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद काव्या अपना ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। वो ब्रेकफास्ट करते हुए अपना फ़ोन चला रही थी, तभी वो विवान का मैसेज पढ़ती है, जिसे पढ़ते ही उसके फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। विवान के मैसेज के जवाब में काव्या बस आई लव यू टू का मैसेज कर देती है और फिर अपना फ़ोन रख ब्रेकफास्ट करने लगती है। दूसरी तरफ मुंबई में जैसे ही विवान के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, वो तुरंत अपना फ़ोन खोल के देखता है, जिसमें काव्या का मैसेज था, जिसे देख उसके फेस पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसे दक्ष भी नोटिस कर लेता है, पर कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद दक्ष और विवान की कार उनके ऑफिस के सामने जाकर रुकती है। गार्ड्स आकर दोनों के लिए गेट खोलते हैं और दोनों ही अपना कोट संभलते हुए बड़े ही डैशिंग स्टाइल में कार से उतरकर ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। इधर नव्या के कमरे में मरिया उसके लिए ब्रेकफास्ट की कर आती है, जिसे देख नव्या बिना किसी आनाकानी के चुपचाप खा लेती है। ऐसे ही सबका दिन बीत जाता है। पूरे दिन नव्या अपने कमरे में थी, वो एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। रात का समय, मुंबई। दोनों भाई एक साथ विला में वापस आते हैं और दोनों फ्रेश होने अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब तक विवान को नव्या के बारे में कुछ पता नहीं चला था। दक्ष जैसे ही अपने कमरे में जाता है, उसे नव्या कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए दिखाई देती है। नव्या के चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, साथ ही हल्की हल्की हवा थी जिसमें नव्या के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। इस वक्त नव्या काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। नव्या को देख दक्ष दरवाजा बंद कर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है, पर अभी भी नव्या अपने ही ख्यालों में गुम एक टक चांद को निहारे जा रही थी कि तभी उसके गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है। नव्या तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आती है और दक्ष को देखने लगती है। दक्ष कुछ कहे उसे पहले ही नव्या अपने पंजों पर खड़ी होकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। नव्या के इस एक्शन से दक्ष हैरान हो जाता है। 5 मिनट किस करने के बाद नव्या दक्ष से अलग होती है और अपनी नजरें नीचे कर खड़ी हो जाती है। दक्ष एवं स्माइल करते हुए नव्या की कमर कसकर पकड़ अपने करीब खींच लेता है और उसके बालों को उसके कानों के पीछे कर उसके कान में कहता है, कहा क्या चाहिए? नव्या वैसे ही अपनी नजरें नीचे किए हुए कहा, प्लीज एक बार मुझे अपनी फैमिली से बात करने दो। नव्या की बात सुन दक्ष तिरछा मुस्कुरा कहता है, कहा मुझे पता था कि तुम्हें मुझे कुछ काम होगा, वरना ऐसे तुम कभी सामने से मुझे किस नहीं करती। नव्या दक्ष को आस भरी नजरों से देखने लगती है। दक्ष नव्या के बालों को सूंघते हुए कहता है, कहा
आज तुमने मुझे तुम्हारे इस अंदाज से खुश कर दिया है, तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी फैमिली से बात करने दूंगा, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है। मुझे मंजूर है, नव्या झट से कहती है। दक्ष नव्या के होंठों पर उंगली फेरते हुए कहा, सोच लो। नव्या नाम आंखों से कहा, तुमने ऑलरेडी मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार हूँ तुम्हारी शर्त मानने को। दक्ष नव्या से दूर होकर अपने साथ लाए बाद में से नव्या को एक फाइल देते हुए कहता है, साइन इट। दक्ष की बात सुन नव्या कंफ्यूजन से दक्ष को देखती है। दक्ष नव्या की आंखों में देखते हुए कहा, मैरिज पेपर्स है, तुम्हारे और मेरे। दक्ष की बातें सुन नव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। नव्या कहती है, कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं और शादी, वो भी तुमसे कभी नहीं। नव्या की बात सुन दक्ष एविल स्माइल करते हुए कहा, ओके तो बैठो यहाँ, हाथ पर हाथ रख। पर एक बात कान खोल के सुन, को तुम मर भी जाओगी तो भी मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली को बात करना तो बहुत दूर मिलने भी नहीं दूंगा। नव्या रोते हुए कहा, प्लीज दक्ष ऐसा मत करो, तुम्हें क्या मिलेगा मुझसे शादी करके, तुम तो किसी भी और लड़की से शादी कर सकते हो, और तुम बिना शादी किए तो मेरे साथ वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, तो फिर ये सब क्यों? प्लीज डोंट डू दिस। दक्ष नव्या के करीब आकर उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, कहा, मैंने जो कहा है चुपचाप वो कर दो, क्योंकि मैं तुमसे बहस करने के बिल्कुल भी इरादे में नहीं हूँ। दक्ष नव्या को वही छोड़ बाथरूम में जाने लगता है। 2 कदम चलने के बाद दक्ष बिना मुड़े कहता है, कहा, जब तक मैं शॉवर लेकर आ रहा हूँ, सिर्फ तब तक का टाइम है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। इतना कहकर दक्ष बाथरूम में चला जाता है। दक्ष के जाने के नव्या उन पेपर्स को देखती है जिसमें उसका और दक्ष का नाम लिखा हुआ था। नव्या वो पेपर्स लेकर रोते रोते फर्श पर बैठ जाती है और कहती है, कहा, महादेव, मैंने क्या गलती की है जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। आप जानते हैं मैं कभी भी किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं शादी जैसे पवित्र रिश्ते में नहीं मानती। अब आप ही बताओ, मैं कैसे एक ऐसे शख्स से शादी कर सकती हूँ जिसे मैंने अपने हाथों से मारने की कसम खाई है, जिसे मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। कैसे उसी इंसान को अपनी दुनिया बना लूँ महादेव, कैसे? तभी नव्या के कानों में शॉवर बंद होने की आवाज आती है, जिसे सुन नव्या बिना एक पल गवाए पेन उठाकर मैरिज पेपर्स पर साइन कर देती है और उन पेपर्स को वही टेबल पर रख खुद सोफे पर बैठ जाती है। दक्ष अपने कमर पर टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आता है और एक नज़र नव्या को देख डेविल स्माइल करते हुए क्लोजेट रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग हॉल, दक्ष और विवान एक साथ बैठे हुए थे। नव्या अभी भी अपने कमरे में थी। तभी वहां एक मेड आती है और दोनों को सर्व करने लगती है। तभी दक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में मैट को कहता है, कहा, जाओ और मैम को बुलाकर लेकर आओ डिनर के लिए। दक्ष की बात सुन मेड अपना सर झुकाकर नव्या को बुलाने चली जाती है। वही विवान दक्ष की बातें सुन उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। विवान की नजरों को तपीस खुद पर महसूस कर दक्ष कहता है, कहा, डोंट वरी, कुछ देर में तुम्हें भी सब पता चल जाएगा। तभी नव्या भी धीरे कदमों से वहां आ जाती है और आकर दक्ष के सामने खड़ी हो जाती है। विवान की नजरें जैसे ही नव्या पर पड़ती है तो वो दंग रह जाता है और उसे बस एक टक घूरने लगता है। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ अपने गोद में बिठाते हुए कहा, मीट माई वाइफ मिसेस नाव्या दक्ष सिंघानिया। दक्ष की बातें सुन विवान और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। नव्या की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपने सामने बैठे आदमी से अपनी नजरें मिलाए, जिस वजह से वो नजरें नीचे कर वैसे ही दक्ष की लेप पर बैठी हुई थी। विवान अभी भी नव्या को मुंह खोले देखे जा रहा था। तभी उसके कानों में फिर से दक्ष की कोल्ड आवाज आती है, कहा, भाभी है तुम्हारी। दक्ष की आवाज सुन विवान वापस से अपने सेंस में आता